लाइव। इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देना है। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सोनम चक्रवर्ती, मोहम्मद शरीफ। पिछले 2-3 क्लास में कहाँ थे तुम, पहले बताओ। अरे यार, ये मास्क लगा हुआ है, पहले तो हटाते हैं इसे। हाँ, वीरेश कुमार, पूजा हो गई सर, राहुल करें, हाँ भाई हो गई। प्रणाम भाई प्रणाम। उत्तम कुमार धाकड़, क्लास पूरी कर ली तुमने, पिछली क्लास से रह गई थी तुम्हारी। अखिलेश प्रणाम। चलो, अब पिछली क्लास में यूनिट और डायमेंशन हमने स्टार्ट की थी। अब यूनिट और डायमेंशन को में 2 पीडीएफ करेंगे हम, एक ही है। इसके कुछ क्वेश्चन दूसरी पीडीएफ में भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसे कंप्लीट कर लेंगे हम। तो इसमें यूनिट डायमेंशन क्वेश्चन भी है अखिलेश, और थोड़े से अलग टॉपिक के भी है। तो इसमें हम थोड़े से मिक्स से क्वेश्चन करेंगे। कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन है और कुछ है इसमें यूनिट डायमेंशन के। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। इस टॉपिक के आसान क्वेश्चन है। विच रिलेशन इज रॉन्ग। अच्छा, इस वीक आपकी मैं क्लास कोशिश करूंगा खत्म करने की। तो इस वीक में देखो, एक तो आपका बच्चे जो बच रहा है ना, एक बचता है मैटर वाला चैप्टर। आपकी क्लास में लाइट, लेंस और मिरर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, वर्क पावर एनर्जी, न्यूटन के नियम, मोशन सारे हो गए हैं। वेव वगैरह पढ़ लिया हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सब कुछ कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा सब में मैटर वाला चैप्टर बचता है, जिसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि बर्नौली की प्रमेय, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस तरह की कुछ थोड़ा सा रह गया है, तो वो मैं आपको करा दूंगा मैटर वाले चैप्टर में। 2 मॉडर्न फिजिक्स की क्लास होती है, मैं हर एक क्लास में ऐड करवाता हूँ उसे बाद में। वो आपकी में ऐड करवा देंगे लास्ट में बिल्कुल, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा है जिसका इंटरेस्ट हो देख लेना, वरना नहीं। तो एक चैप्टर बचेगा मैटर वाला, इसके बाद वो कराऊंगा। उससे पहले मैं कुछ पीडीएफ भी आपको करा दूंगा जो जो रह गई हैं, ठीक है। तो एक कोशिश करेंगे आपको इस वीक में खत्म कर दूं मैं, ठीक। चलो, अब यहाँ पे देखेंगे इसने कहा कि कौन सा रिलेशन गलत है, कौन संबंध गलत है। तो बच्चे से ने पहला बोला कि 1 कैलोरी, CL का मतलब पता है आपको, कैलोरी, 1 कैलोरी है 4.18 जूल के बराबर, ये बिल्कुल सही है। हीट वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि 1 कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है, लगभग। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, तो 1 कैलोरी होता है 4.18 के, ठीक है। नहीं, साइंस 12 का जो है उसका नहीं कह रहा मैं, फिजिक्स 4 की बात कर रहा हूँ। वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर साइंस 11 का नंबर आएगा, फिर 12 का नंबर आएगा, सारे चैप्टर के नंबर आ जाएंगे धीरे धीरे। तो जिनका भी ये वाला है साइंस, वो बता दूंगा मैं कौन सा किसका खत्म हुआ है, ठीक है। जिसका जो जो रह गया बता दूंगा मैं। अभी मैं पहले एक बैच की बात कर रहा हूँ। 1 एंगस्ट्रोम 10 की पावर -10 मीटर के बराबर है, ये भी बिल्कुल सही है। ये मैंने आपको वेव वाले चैप्टर में बताया था कि ए के ऊपर 0 से हम पढ़ते हैं एंगस्ट्रोम, ये 10 की पावर -10 मीटर के बराबर है। 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर के बराबर, ये भी सही है। लेकिन इसने एक ऑप्शन लिखा कि 1 मील बराबर है 1.12 मीटर के बराबर, ये गलत है। गांव के बच्चों को पता होगा, गांव में मील का बड़ा जिक्र होता है कि हमारा गांव इतनी मील दूर है। तो 1 माइल 1 मील होता है 1.609 किलोमीटर के बराबर। तो 1 मील जो है, इसे आप ये कह सकते हैं कि लगभग 1 मील होता है 1.61 किलोमीटर के बराबर। तो 1.61 याद रखो कि 1 मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होते हैं। गलत दे रखा है और उसने गलत ही पूछा था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने डी बताया है उनका सही है, बाकी गलत है। 2-4 के नाम पढ़ देता हूँ, मोहम्मद शरीफ, राहुल बघेल, राहुल, अखिलेश, राजू, इन सब का बिल्कुल ठीक है। 1.61 किलोमीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और आज गलती नहीं करनी है क्योंकि सारी चीजें अब आपको फटाफट सही करनी है। अब आप बिल्कुल एंड से में चल रहे हैं, 1-2 बैच वाले बच्चे। क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। देखो, इस बार भी इसने रॉन्ग पूछा है, गलत। तो ध्यान से देखना। तो पहला ऑप्शन दिया है इसने कि प्रेशर के साथ में लिखा है बैरोमीटर, दाब के साथ में लिखा है बैरोमीटर,
अगले में लिखा है रिलेटिव डेंसिटी के साथ पायरोमीटर, सापेक्ष घनत्व के साथ में पायरोमीटर, तीसरे में लिखा है टेम्परेचर के साथ में थर्मामीटर, तापमान के साथ थर्मामीटर, और अर्थक्वेक के साथ सिस्मोग्राफ। तो यानी कि पूछना चाह रहा है कि हम किस चीज को किस पर मापते हैं। तो आप सभी को पता है कि तापमान तो थर्मामीटर में नापते हैं, बात बिल्कुल सही है। प्रेशर नापते हैं बैरोमीटर से, दाब नापा जाता है बैरोमीटर से, बिल्कुल सही है। अर्थक्वेक सिस्मोग्राफ पर बताते हैं, बिल्कुल सही है। ये इसमें गलत दे रखा है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी जो है ना, सापेक्ष जो घनत्व है, इसे नापने के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोमीटर का। सापेक्ष घनत्व मापने के लिए, ये यूपी में आया था लोअर पीसीएस में, सापेक्ष घनत्व नापने के लिए कि कोई द्रव पानी की तुलना में कितना ज़्यादा डेंस है, पानी की तुलना में कितना ज़्यादा घना है। तो रिलेटिव डेंसिटी मापने के लिए, सापेक्ष घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। पायरोमीटर का यूज किया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर नापने के लिए, उच्च तापमान मापने के लिए, जैसे कि स्टार्स का टेम्परेचर, तारों के तापमान। तो तारों के तापमान नापने तो हम यूज करेंगे पायरोमीटर का। तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं, ना कि पायरो यूज किया जाता है उच्च तापमान मापने के लिए, ठीक है। तो ये गलत दे रखा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी आप करो, पिछली क्लास से जुड़ा हुआ चीज है ये। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन। निम्न में से किस भौतिक मात्रा के जोड़े समान है, किसके भौतिक मात्रा के विमा समान है, विमा डायमेंशन। तो मुझे बताओ किस किस के डायमेंशन सेम है। पिछली क्लास में मैंने सबके डायमेंशन लिखवा रखे जो पेपर में है, ठीक है। मैं इसको सवाल रह गया तो करा देंगे उसे भी। एनटीपीसी में कौन सा आया था राहुल? एक बच्चा राहुल कह रहा है एनटीपीसी में आया, क्या आया था भाई बताना। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 करो। देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वर्क को भी हम जूल में नापते हैं, कार्य को, और एनर्जी भी नापते हैं जूल में। दोनों की यूनिट, दोनों के मात्रक समान है, ठीक है। ठीक है, डाल लेंगे चैप्टर का नाम भी। और ये क्वेश्चन का नंबर ये भी लिखो, अमित सिंह तुम क्या पढ़ रहे हो? वर्क को भी नापते हैं जूल में, एनर्जी को भी नापते हैं जूल में। तो इन दोनों की डायमेंशन भी सेम आई थी, अगर आपको याद हो। वर्क की डायमेंशन मैंने आपको लिखवाई थी, जिसने पिछली क्लास लिया वही कर पाएगा आप क्वेश्चन। ml² T⁻⁻2 वर्क की, और ऊर्जा एनर्जी की भी डायमेंशन वी में आई थी ml² T⁻²। तो इसका डी ऑप्शन सही है। बाकी वर्क की डायमेंशन है ml² T⁻²। वर्क को टाइम से भाग करते हैं तो पावर बनता है, इसकी आई थी ml² T⁻3। पन्ने पलट के देखो, दोनों की अलग अलग है। मोमेंटम की क्या आई थी? ml T⁻1 आई थी, और एनर्जी की आई थी ml² T⁻²। इनकी भी अलग अलग है। फोर्स की थी ml T⁻2, और पावर की क्या थी? ml² T⁻3। इनकी भी अलग है। तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि आपको पता कि जूल में ही नापा जाता है कार्य और एनर्जी, दोनों के डायमेंशन सेम है। सगुन त्यागी, सोनू कश्यप, कृति गवांडे, अमित सिंह कह रहे गलती से हो गया, बाकी सबका ठीक था। कृति का भी गलत था ये क्वेश्चन, सगुन का, त्यागी का ठीक है। अरे भाई आपने पिछली क्लास नहीं पढ़ी क्या? पिछली क्लास में मैंने आपको डायमेंशन निकालना बताया था, कैसे डायमेंशन निकालते हैं, और सबकी मैंने बताई भी थी आपको, ठीक है। बताओ भाई, गलती कर रहे हो तुम। अरे एक चीज बताओ, जो बच्चा ए ऑप्शन कह रहा है, मुझे बताना बच्चे पावर क्या होता है, शक्ति क्या होती है? पावर मैंने बताया था कार्य बटे समय। तो कार्य की डायमेंशन क्या होती है? ml² T⁻², और समय क्या होती है? t। तो t ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ml² T⁻3 आएगी। तो इसकी पावर की अलग है, और वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तब जाके पावर बनती है। तो इन दोनों की सेम कैसे आ जाएगी? गलत दे रहे हो आप आंसर। एनटीपीसी का परीक्षा कितने चरण में होगा सर जी? हमारा तो 6 चरण में भी नहीं आया है, पता नहीं भाई कब तक होगा। 6-7 चरण ही सुने थे मैंने, शायद एक आध चरण बच रहा होगा लास्ट मुश्किल से। सोनम चक्रवर्ती क्वेश्चन का नंबर भी लिखो साथ में। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करना क्या है, आपको बच्चे इस ABCD को 1 2 3 4 के साथ में मैच करना है। लिस्ट 1 है, इसमें 4 शब्द लिख रखे हैं, लिस्ट 2 में लिख रखा है ये, तो आपको इनसे मैच करना है ABCD को 1 2 3 4 से। पहले आप ABCD में लिखो क्या लिखा है।
लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टाइम, टेम्परेचर। चमकदार तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, समय, तापमान। यहाँ क्या लिखा है? केल्विन, कैंडिला, सेकंड, मोल। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे यूनिट मात्रक लिखे हुए हैं, यानी वो मात्रक को मैच कराना है। ठीक है, अब यहाँ बड़े ध्यान से समझो, जो जो पता है आपको पहले उन्हें देख लो। सबको इतना तो पता है कि टाइम को सेकंड में नापते हैं, टाइम को नापेंगे सेकंड में, यानी कि सी के साथ में 3 मैच होना चाहिए। तो सी के साथ में 3 यहाँ पर भी है, सी के साथ में 3 यहाँ पर भी है, या सी के साथ में 4 है, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी के साथ में 1 है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ जाओ, आपको टेम्परेचर, तापमान का भी पता है, तापमान नापते हैं हम केल्विन में, तो डी के साथ आना चाहिए 1, तो डी के साथ 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। चलो, पदार्थ की जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा को नापते हैं मोल में, तो बी के साथ आना चाहिए 4, तो बी के साथ 2 है, गलत हो गया। लुमिनस इंटेंसिटी का जो मात्रक होता है, ये होता है बच्चे कैंडिला, तो ए का हो गया 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो 2 4 3 1, जिन्होंने ए लिखा है उनका सही है, सोनम चक्रवर्ती का सही, सूरज का गलत है, सगुन का ठीक है, राहुल का गलत है। अरे भाई, सी कैसे कह रहा है राहुल तू? सी में तो सी के साथ 1 लिख रखा है, तो टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा क्या? सॉरी, तापमान का केल्विन हो जाएगा, टाइम का तो सेकंड होगा ना। टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन। ये दो तो पता ही है, पदार्थ की मात्रा पता, मोल में नापते हैं, तो बी का 4, सी का 3, डी का 1, इतना तो मैच कर ही लेते कम से कम। और जब भी पेपर में ऐसे मैच करने वाले क्वेश्चन आए ना, खासतौर से ऐसे क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में और सीडीएस वगैरह में, एनडीए में, तो अब एक चीज ध्यान रखा करो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कई बार आपको एक आध ही पता होगा ना, तो उससे बात बन जाएगी। मुशरफ कह रहे हैं सर जी गलत टाइप हो गया, क्यों हो रहा भाई गलत टाइप? वीरेश, राकेश, राजू, शिवसेन कुछ आंसर हमें दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बच्चे देखो आपको क्या करना है, यहाँ भी ए बी सी डी को 1 2 3 4 से मैच करना है आपको। 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, चलो 2 आपको नहीं दिख रहे, इन 2 में से कोई सा आंसर है शायद, तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ। यहाँ पे वेग है, वेलोसिटी को वेग कहते हैं, फोर्स को बल कहते हैं हिंदी में, वर्क को कार्य कहते हैं, मोमेंटम को संवेग कहते हैं। तो आपको मैच कराने हैं। तो आपको मैंने बताया था कि एक तो वर्क का तो अभी आपको याद है ही, ml² टी की पावर -2, ml² टी की पावर -2, यानी सी का होगा 3, सी का 1, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अच्छा, फोर्स का भी मैंने कहा था रट्टा मार लो, ml² टी की पावर -2, ml टी की पावर, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो वर्क का तो हो गया ml² टी की पावर -2, फोर्स का होता है ml टी की पावर -2, तो बी का होना चाहिए 1, बिल्कुल सही है। वेलोसिटी का एल टी की पावर -1, तो ए का होना चाहिए 2, बिल्कुल सही है। मोमेंटम का होता है एम एल टी की पावर -1, एम एल टी की पावर -1, डी का 4, यानी जिसका भी ए है उसका बिल्कुल सही है। तो 5th का अगर आपने ए बताया, और ये सारी डायमेंशन जितनी भी अभी तक यूज हुई है ना, सारी पिछली क्लास में बता रखी हैं, विक्की, सोनम, सोनी, वीरेश, सबका ठीक एकदम। तो 5वें का ए सही था। सारी की सारी डायमेंशन पिछली क्लास में लिखवाई थी, तो कोई बच्चे मत कहना जी कहाँ से आई है डायमेंशन ये। क्वेश्चन नंबर 6 करो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो 6 वाला भी आसान है, क्लास में करा रखा है, 6 करेंगे। कौन सी एक सदिश राशि है बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? देखो, आपको बताया था मैंने, मोमेंटम को लिखते हैं हम पी और उसके ऊपर वेक्टर का निशान लगाते हैं। मोमेंटम एक सदिश राशि है। दुनिया की कोई सी भी एनर्जी हो वो एक अदिश राशि है। कार्य, वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वर्क भी एक स्केलर, और प्रेशर ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है, प्रेशर, वर्क और एनर्जी, ये तीनों की तीनों बच्चे अदिश राशियां हैं। मोमेंटम संवेग होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो 6 का ए जिन्होंने लिखा, जैसे कि रीना मलिक, शैलेश, सुधा पाल, मोहम्मद शरीफ, राहुल बघेल, अमित सिंह, राहुल, सोनम, आर्यन झा, राहुल बघेल, उत्तम आर धाकड़, राधा परमार, सुधा, सबका बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। चंद्र प्रकाश, सगुन त्यागी, सगुन त्यागी गलत है क्वेश्चन, बाकी सबका ठीक है। लग रहा है इन्होंने सारी क्लास नहीं ली है। क्वेश्चन नंबर 7 करना। शिवसेन, विक्की, विक्की ने 7वें का भी आंसर दे दिया हमें।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है मैं आपको सुना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, बहुत सारे बच्चे पृथ्वी और चांद कर देते हैं, याद रखना 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, सबका ठीक आ रहा, लिखा हुआ यहां तक का। राधा सुधा सबका ठीक। ओके, अगर आप चाहो तो एक चीज और लिख सकते हो इसमें कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है, इसे लिखता हूं AU से, और ये पृथ्वी सूर्य के बीच की औसत दूरी है, और ये लगभग होती है लगभग 1.49 गुणा 10 की पावर 8 किलोमीटर के बराबर, या 1.49 गुणा 10 की पावर 11 मीटर के बराबर। भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर में पूछेगा तो पावर 8 बताएंगे, और मीटर में पूछेगा तो पावर 11 बताएंगे। तो इसे ऐड कर लेना अपने नोट्स में कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगभग 1.49 गुणा 10 की पावर 11 मीटर के बराबर है। ठीक है, अरे 15 नहीं 11, पावर कितने इसकी 11। ठीक, अब आया यहाँ पे द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण की एसआई मात्रक क्या है। बहुत आसान है, त्वरण का एसआई मात्रक, अगर किसी ने गलत किया ना अपने 2 थप्पड़ लगाएगा जोर जोर से, और अपने मम्मी पापा से भी लगवाएगा। एक क्वेश्चन करो। हम्म, 8वें का आपको पता ही है, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का एसआई मात्रक। तो त्वरण का तो मैंने बहुत बार जिक्र किया है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी माइनस में, तो नहीं ऑप्शन हो जाएगा बी, मीटर सेकंड की पावर -2। जो बच्चा मीटर पर सेकंड लिख रहा है महाबेवकूफ है ये। कौन था, शायद सुधापाल का आंसर आया शायद ये ए, थप्पड़ लगा लो 3-4 अपने खींच के। मीटर पर सेकंड होता है स्पीड और वेलोसिटी के लिए, चाल और वेग के लिए। त्वरण का एक्सेलरेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9th, ये कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो मैकेनिकल पावर भी मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल पावर किस में नापते हैं बच्चे हम, वाट में। तो पावर का शक्ति के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाट। ये सबको पता है, आसान क्वेश्चन है ये भी, तो ज़्यादा सम्मान नहीं देंगे इसे, आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन देखना, यहाँ पे आपको ABCD को 1 2 3 4 के साथ में मैच करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन में से एक है। करो, ये आपके पास में ABCD क्या लिखा है, हाई स्पीड, वेवलेंथ, प्रेशर, दाब, एनर्जी, ऊर्जा। इधर क्या लिखा है, मैक नंबर, एंगस्ट्रॉम, पास्कल, जूल। तो ABCD को 1 2 3 4 से मैच करो। सर जी AU क्या होता है, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अरे जो लिखा था ना पीछे AU को बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। तो एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, और वो दूरी कितने किलोमीटर के बराबर है वो लिखवाया था मैंने आपको। AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय इकाई, ये होता है इतने किलोमीटर के बराबर या इतने मीटर के बराबर। ठीक है, जो पूछ रहा था ये, यहाँ देखो। अच्छा, इतना सब बच्चों को पता है कि एनर्जी हम नापते हैं किसमें, जूल में, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बिल्कुल सही है। प्रेशर के लिए हम, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल, बिल्कुल सही है, पास्कल। वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर, लेकिन वेवलेंथ को एंगस्ट्रोम में भी नाप सकते हैं हम, क्योंकि एक एंगस्ट्रोम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो एंगस्ट्रोम का मतलब यही है, मीटर ही है, 10 की पावर -10 मीटर। और बहुत ही हाई स्पीड नापते हैं हम, साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने मैक नंबर में।
मैक्स संख्या में। तो यानी ए को ए से मैच करा दो, बी को 2 से, सी को 3 से, डी को 4 से, क्योंकि सामने सामने मैच हो रहे हैं बिल्कुल। तो आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 में से कोई सा आंसर है इसका। चलो अच्छा, यहाँ पे क्या है इस वाले में, इसमें यूनिट मैच करनी है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो आसानी क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे साथ साथ ही लिख देता हूँ, फिर मैच कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रखा है, ये कह रहा है कि इनके यूनिट मात्रक मैच करने हैं। तो इसमें कुछ है ही नहीं। एक्सिलरेशन सबको पता है, अभी पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापते हैं भाई, ये तो आसान है। त्वरण के लिए क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का सबको पता है कि फोर्स किस में नापते हैं, न्यूटन में। वर्क किस में नापते हैं, जूल में। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं। तो यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है ही। अब बाकी आगे देख लेते हैं। हाँ, इम्पल्स का आवेग का अगर आपको याद हो, न्यूटन के सेकंड नियम में पढ़ाया था मैंने। इम्पल्स आवेग का क्या होता है बच्चे, न्यूटन सेकंड। इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। तो बस हो गया हमारा काम। ये जूल किसके लिए है, वर्क कार्य के लिए। न्यूटन सेकंड किसके लिए, इम्पल्स आवेग के लिए। न्यूटन किसके लिए था, फोर्स के लिए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके लिए था, एक्सेलरेशन के लिए। तो ये आसानी था, ये मैच आप कर ही लेते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इसलिए आगे पीछे है, इसलिए छोड़ देते हैं। आप ये वाला मैच करो। क्वेश्चन नंबर 12, लिस्ट ए को आपको मैच करना है लिस्ट 2 के साथ में। तो लिस्ट ए में क्या लिखा है बच्चे, जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट। इधर लिखा है करंट, धारा, पावर, शक्ति, वर्क कार्य, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। और ये 5 है, ये 5। और ये लिखा है ई कैलोरी। तो ये मैच करो आप। हम्म, सोनम के आंसर आया, राकेश का आया, सगुन का आया है हमारे पास। लगातार कुछ आंसर पहुंच रहे हैं, करते रहो। देखो, अगर आप बच्चे इसमें ध्यान दें, ई के साथ जब 5555 लिखा हुआ है, यानी कि ये तो फिक्स है कि हीट के लिए कैलोरी, हीट के लिए कैलोरी, यहाँ तक तो फिक्स हो गया। बाकी चेक कर लो। ये सबको पता है बच्चे कि करंट के लिए हम एम्पियर का यूज करते हैं, पावर के लिए वाट का यूज करते हैं, वर्क के लिए जूल का यूज करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर के लिए वोल्ट का। तो निकाल लो। ए के साथ में आना चाहिए 3, ए के साथ में 3, बी के साथ में आना चाहिए 1, बिल्कुल सही। सी के साथ में आना चाहिए 2, और डी के साथ में आना चाहिए 4, और ई का तो 5 सब जगह है ही। तो यानी इसका आंसर है ए ऑप्शन। तो 12 का जिसने ए लिखा ठीक है, मोहम्मद शरीफ तुम्हारा गलत है जो 12 का बी बता रहे हो। चंद्र प्रकाश, राजू, राकेश, इन सब का ठीक है एकदम, कोई गलती नहीं की है इन्होंने जरा से भी। ठीक है, ओनली ऑन 1। बी कैसे हो गया भाई, बी में सारी ऑप्शन को अलग है, 1 2 3 4 5। बेवकूफ आदमी, बी बता रहा है इसका आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज डायमेंशनलेस। निम्न में से कौन सा भौतिक मात्रा आयामहीन है, आयामहीन या विमाहीन। तो आपको बता रहा है कि डायमेंशनलेस कौन सी है, विमाहीन कौन सी है। तो निम्नलिखित में से कौन विमाहीन राशि है, ये आपको बताना है, डायमेंशनलेस, विमाहीन। ठीक है, ये बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 करो। अरे एम एस कुशवाहा, सबके कमेंट आ रहे हैं भाई, कुछ के नाम इतनी स्पीड से निकल जाते पढ़ नहीं पाते। चलो यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में अच्छे देखना। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, विमाहीन, डायमेंशनलेस, विमाहीन। इसका मैंने प्रूफ भी किया था कि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस। तो मैंने कहा था कि जैसे ये सर्कल है और कोई कण यहाँ से यहाँ तक चला गया, कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, तो उसने कुछ एंगल बनाया, ये एंगल। तो एंगल क्या होता है, ये कितना आर्क है
कितना चाप है और कितनी रेडियस है। तो आपको पता बच्चे कि जो चाप है इसे भी हम नापते हैं मीटर में, रेडियस को भी नापते हैं मीटर में, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये आपको पता है। ऐसे बच्चे जो स्ट्रेन है ना, विकृति, ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। विकृति देखो, स्ट्रेन क्या होता है, विकृति क्या होती है। जैसे मेरे पास एक तार है एल लंबाई का, और आपको पता है कि गर्मी में हीट की वजह से, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, तापीय विस्तार की वजह से चीज़ें फैल जाती हैं। सर्दियों में, आप गर्मियों में पता आपको ट्रेन की पटरी फैल जाती है, तो गर्मियों में चीज़ें फैल जाती हैं। ठीक है सर, एसएससी जीडी का सिलेबस करना है, प्लीज़ बता दो। क्या बता दूं भाई, एसएससी जीडी का अपना जीएस पढ़ो, ठीक है, और मैथ और जो रीजनिंग आती है वो तो आपको करनी है। तो मान लो गर्मी में इस तार की लंबाई बढ़ के हो गई एल डैश, और चलती हुई क्लास में ना टीचर को टॉपिक पढ़ा रहा है, तो ऐसे वाहियात पने क्वेश्चन मत पूछा करो प्लीज़। अब मान लो कि एक तार की लंबाई एल है, गर्मी से उसकी लंबाई बढ़ के हो गई एल डैश, तो लंबाई में कितना चेंज आया, तो डेल्टा एल, यानी डेल्टा एल का मतलब होता है लंबाई में चेंज। तो लंबाई में चेंज क्या आया, फाइनल लंबाई माइनस इनिशियल लंबाई। तो लंबाई में चेंज क्या होता है, फाइनल लंबाई माइनस इनिशियल लंबाई, तो ये लंबाई में चेंज आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चे, जो आपकी लंबाई में जो चेंज आया और जो आपकी ओरिजिनल लंबाई थी, इसके रेशियो को हम बोलते हैं स्ट्रेन, विकृति। तो स्ट्रेन किस में आई है, लेंथ में। तो अगर आपसे पूछ ले कि लंबाई में कितनी विकृति आई, तो लंबाई में विकृति निकालनी है, स्ट्रेन इन लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे कि लंबाई में कितना चेंज आया बटे ओरिजिनल लंबाई। ऐसे मान लो कोई वस्तु है, उसका एरिया ए है, और गर्मी की वजह से उसकी एरिया बढ़ के हो गया ए डैश, तो एरिया में कितना स्ट्रेन आया, एरिया में कितनी विकृति आई, तो एरिया में कितना चेंज है अपॉन ओरिजिनल एरिया, यानी कि जितना चेंज आएगा अपॉन ओरिजिनल वो होता है स्ट्रेन। ऐसे वॉल्यूम में अगर स्ट्रेन निकालना हो, तो वॉल्यूम में, आयतन में कितना चेंज आया बटे ओरिजिनल आयतन, वो निकालेंगे। तो डेल्टा एल अपॉन एल, अगर मैं केवल लंबाई की बात करूं तो लंबाई में कितनी विकृति आएगी, लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ बटे ओरिजिनल लंबाई। अच्छा, लंबाई में कितना चेंज आया उसे नापेंगे मीटर में, ओरिजिनल लंबाई भी किसमें नापेंगे, मीटर में, एक मीटर से मीटर कट जाएगा। ऐसे ही एरिया को किसमें नापते हैं हम, मीटर स्क्वायर में, तो ऊपर भी मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर स्क्वायर, वो भी कट जाएगा। ऐसे वॉल्यूम में अगर स्ट्रेन निकालना, वो आयतन में भी करते निकालनी हो, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया बटे ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में चेंज किसमें लिखेंगे, मीटर क्यूब में, वॉल्यूम भी किसमें नापते हैं, मीटर क्यूब में। तो यानी ये भी क्या बनेगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो विकृति और एंगल, कोण, ये दोनों की दोनों डायमेंशन लेस, विमाहीन है। हालांकि अच्छा, एक चीज और देखना है यहाँ पे, एक थोड़ा सा अगर आप और ध्यान दें कि एंगल जो है ना, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन एंगल की यूनिट मात्रक जरूर है। एंगल किसमें नापते हैं हम, रेडियन में या डिग्री में, लेकिन जो स्ट्रेन है ना, इसका तो कोई मात्रक भी नहीं है। तो लंबाई में चेंज अपॉन ओरिजिनल लंबाई, तो ऊपर भी मीटर आया, नीचे भी मीटर आया, कट गया, इसकी ना कोई डायमेंशन है, ना इसकी कोई यूनिट, कोई मात्रक भी नहीं है। जबकि एंगल का यूनिट होती है क्या, रेडियन, इसकी कोई यूनिट भी नहीं है, मात्रक भी नहीं है, ना इसकी कोई बीमा। ऐसी स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, मान लो आपको किसी वस्तु की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करना है, आपको सरसों के तेल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करनी है, तो आप लिखेंगे सरसों की डेंसिटी, सरसों के तेल की डेंसिटी अपॉन पानी की डेंसिटी। तो ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी, दोनों कट जाएंगे वहां पे भी, तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं बनेगी। तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है, चाहे विशिष्ट गुरुत्व हो, चाहे एंगल हो, चाहे स्ट्रेन हो। तो ये तीनों में से कोई सा एक पेपर में आ जाता है, यहाँ पे तीनों एक साथ लिखे गए हैं। तो विकृति, कोण, विशिष्ट गुरुत्व, इनका कोई भी विमा नहीं है, ये विमाहीन राशियां हैं, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हैं। ठीक है, एंगल क्या है, आर्क अपॉन रेडियस, 4 बटे त्रिज्या। ठीक है, ये क्या है, लंबाई में चेंज अपॉन ओरिजिनल लंबाई, या एरिया में चेंज अपॉन ओरिजिनल एरिया, या वॉल्यूम में चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये क्या है, किसी वस्तु की डेंसिटी अपॉन पानी की डेंसिटी, किसी वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो ये भी क्या है बच्चे, सब डायमेंशन लेस है, क्योंकि जैसी चीज ऊपर है बिल्कुल वैसी ही नीचे है, तो कट जाएंगी। ठीक है, आई बात समझ में, ओके। तो ये हमारे हो गया, लिखेंगे ऑल ऑफ दीज, ये सभी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है कि, इसे ध्यान से करना, जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं बच्चे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खाता, यानी कौन, किसका कॉम्बिनेशन सही नहीं है बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 14 लिखेंगे, फिर इसका आंसर देंगे। करो ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर आने लग गए हैं। अब यहाँ देखते हैं कौन सा मेल नहीं खाता। भैया आपको पता है कि साउंड के लिए हम डेसिबल का यूज़ करते हैं। साउंड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी एरिया में कितना लाउडनेस है, ध्वनि की कितनी प्रबलता है, किसी एरिया में कितना शोर शराबा है, उसे हम डेसिबल में नापते हैं। ये सही है। अच्छा, पावर के लिए हम हॉर्स पावर का यूज कर सकते हैं। भाई एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट के बराबर। तो पावर के लिए होता है वाट, और हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट। तो पावर के लिए हम इसका भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूरी नापने के लिए नॉटिकल माइल, समुद्री मील का यूज करते हैं। अगर आप समुद्री मील का मतलब होता है एक नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल, एक समुद्री मील होता है बच्चे, जमीन वाले मील से बड़ा होता है। आज मैंने आपको बताया कि जमीन वाला मील होता है लगभग 1.61 मीटर के बराबर। एक नॉटिकल माइल होता है 1.853 किलोमीटर के बराबर। समुद्री मील बड़ा होता है क्योंकि समुद्र बड़ा है, तो वहां पे लंबी दूरी को एक मील के बराबर बना लेते हैं हम। ठीक है। सेल्सियस हीट के लिए गलत है। सेल्सियस होता है बच्चे टेम्परेचर के लिए। हीट के लिए तो हम यूज करते हैं जूल का या कैलोरी का। तो सेल्सियस तापमान के लिए है, टेम्परेचर के लिए, हीट के लिए नहीं है। हीट को तो हम जूल में, एनर्जी में, जूल में या कैलोरी में नापते हैं। तो ये गलत है। इसका आंसर होगा डी। तो जो बच्चे इसका ABC लिख रहे हैं उनका गलत है। राधा परमार शिवसेन का बिल्कुल ठीक है। और राहुल बघेल क्या लिख रहे हैं? 1 नॉटिकल माइल 1.15 नहीं, 1 नॉटिकल माइल होता है लगभग, जो जमीन वाला मील होता है उसके 1.12 के बराबर होता है ऐसे। तो एक जमीनी मील है 1.6 किलोमीटर के बराबर, समुद्री मील है 1.853 किलोमीटर के बराबर। ठीक है। तो सेल्सियस टेम्परेचर के लिए, हीट के लिए नहीं है। ये क्वेश्चन के मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ऐसे आपको आंसर बताना। इसने कहा इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन CGS सिस्टम, इट्स वैल्यू इन MKS सिस्टम इज। यदि CGS प्रणाली में पानी घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो MKS प्रणाली में इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना। देखो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है। ये कह रहा है कि CGS प्रणाली में, CGS सिस्टम का मतलब क्या, मैंने बहुत बार बताया कि जहां पर आप यूज करते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का, तो उस प्रणाली में पानी का जो घनत्व है, पानी की जो डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहा है MKS प्रणाली में कितनी होगी। MKS प्रणाली का मतलब होता है, जब हम यूज करते हैं M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड। तो यहाँ पर पानी की डेंसिटी कितनी होगी ये आपको बताना है। अगर CGS में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, कोई बात नहीं, हमें इसको सुबह गलतियां हो जाती है। सुधा पाल क्वेश्चन का नंबर भी लिखा करो साथ में। राहुल बघेल का सबसे पहला आंसर आया मेरे पास। देखो मैं इसका पहले आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, उसका आंसर भी आप याद कर लेना, पेपर में आंसर भी जरूर याद रखना। पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर MKS की बात करें, यानी कि हम ग्राम की जगह किलोग्राम का यूज करें और सेंटीमीटर की जगह मीटर का यूज करें, तो इस पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कृति का भी डी कैसे बता रहे? डी किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो भाई? इसमें तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया आपको। देखो ये आया कैसे, आपको पता है कि पानी की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मुझे बताना MKS सिस्टम है। MKS में यानी कि मुझे ग्राम की जगह किलोग्राम का यूज करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम का मतलब होता है 10 की पावर -3 किलोग्राम। 1 सेंटीमीटर होते हैं 10 की पावर -2 मीटर के बराबर। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब कर लो। तो 10 की पावर -2 का क्यूब करेंगे, 10 की पावर -6 बनेगा, ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का। तो 10 की पावर -3 तो पहले से ही है, 10 की पावर 6 हो गया प्लस का, तो ऊपर क्या बचा? ये किलोग्राम, नीचे बना मीटर क्यूब। तो सोल्व करेंगे, 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया। 10 की पावर 3 का मतलब है 1000। तो कितना आ गया? इसलिए 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डायरेक्ट आंसर याद रखना कि पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो ग्राम को बदल लिया किलोग्राम में और सेंटीमीटर को बदल लिया मीटर में। कैसे आया ये? क्योंकि सबको पता है कि 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम के बराबर। यानी आप ये बोल सकते हैं कि 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर है। तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा? यहाँ 1000 से डिवाइड कर दो,
10 की पावर ऊपर जाके हो जाएंगे माइनस की, तो 1 ग्राम होता है 10 की पावर -3 किलोग्राम के। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ऐसे ही 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1/100 मीटर के बराबर। ये 10 की पावर ऊपर जाके हो जाएंगे माइनस की। तो जब भी आपको सेंटीमीटर को बदलना हो मीटर में, तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब, तो पावर कितनी होगी -6, इसलिए। ठीक है, चलो बाकी मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 का है, आपके पास ऑप्शन थे ये, और हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 15 का आंसर बनता हमारा बी ऑप्शन, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया था, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, 15वें का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का बताओ, 16। पहले आप 16 लिखना और फिर उसके आगे ABCD लिखना। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 1 लाइट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, 1 प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। तो 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है आपको बताना है। अमित सिंह, क्वेश्चन का नंबर लिखो पहले साथ में। क्वेश्चन नंबर 16। कुछ आंसर मेरे पास आ रहे हैं, ज़्यादातर बच्चों को गलत आंसर आ रहा है मेरे पास। सोनी, मोहम्मद शरीफ, उत्तम, लोकेंद्रा, राकेश, ये बच्चे आंसर दे रहे हैं। सूरज, राजीव रंजन। देखो, सबसे पहले आप समझो कि लाइट ईयर प्रकाश वर्ष का मतलब होता क्या है। एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है बच्चे वह दूरी, वो डिस्टेंस जो लाइट 1 साल में ट्रेवल करेगी। तो लाइट के द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी, प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी नापने के काम आता है। वर्ष देखकर आप समय मत समझना। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश वर्ष किसके लिए उपयोग किया जाता है। बच्चों लगता है कि प्रकाश वर्ष समय के लिए होता होगा, नहीं, प्रकाश वर्ष होता है दूरी डिस्टेंस के लिए। कि प्रकाश वर्ष का मतलब है कि प्रकाश ने 1 वर्ष में क्या दूरी तय की, लाइट ने 1 साल में कितनी डिस्टेंस चली। तो लाइट के द्वारा 1 साल में जो चली गई डिस्टेंस होती है वो होती है 9.4607 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। ये MPSI में आ गया था एक बार क्वेश्चन 2015-16 के आसपास, और उसने एग्जैक्ट 3, 4, 15, 10 की पावर 15 लिख के साथ में 9 पॉइंट के 2-3 ऑप्शन बनाए थे। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि एक लाइट ईयर होता है 9.4607 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर। अब यहाँ पे एक चीज देखो, उसने बोला कि एक लाइट ईयर अप्रोक्सीमेटली लगभग कितने के बराबर है। लगभग, उसने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी, यहाँ लगभग पूछी। तो अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, तो 9.46 जो है, क्या मैं इसे लगभग 10 मान सकता हूं, क्या बिल्कुल मान सकता हूं। और ये 10 की पावर 15 तो साथ में है ही, तो बन जाएगा टोटल 10 की पावर 16 मीटर। नहीं, हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों ने लिखा बी, क्योंकि वो तो क्या देखते हैं, उन्हें रटा रहता है कि एक प्रकाश वर्ष 9.4607 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर है। तो जल्दीबाजी में 10 की पावर 15 पे टिक लगा देते हैं। 10 की पावर 15 पे आप टिक तब लगा जब साथ में 9.4607 भी लिखा हो। लेकिन उसने 9.4607 नहीं लिखा, उसने अप्रोक्सीमेटली पूछा। तो क्या 9.4 को हम 10 नहीं ले सकते क्या, बिल्कुल ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट में। 10 की पावर 15 पहले, तो 10 की पावर 16 हो गया। तो क्वेश्चन कई बार आते हुए भी बच्चे गलती कर देते हैं। तो अप्रोक्सीमेट पूछ रहे हो, 10 की पावर 16 है। एग्जैक्ट पूछेगा 10 की पावर 15 के साथ में आपको ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। जो 16 कह रहे हैं डी ऑप्शन का गलत है, वो किलोमीटर नहीं मीटर है। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट, डिज इट मेक एनी सेंस कि वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्लीज लेट मी नो कि सी ऑप्शन ही सही क्यों है। क्या आपके पास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि बी ऑप्शन क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली एक शब्द यूज किया गया है। सो वी हैव टू
choose option C because there is no option in which we can find 9.4607 into 10 raised to the power 15. ठीक है, ओके ठीक है, चलो अब आते हैं 17वें पे। पोटेंशियल इज मेजर्ड इन, तो पोटेंशियल आपको पता है नापा जाता है किस में, वोल्ट में। तो विभव का मात्रक होता है, पोटेंशियल का होता है वोल्ट। लेकिन वोल्ट आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी के जब हमने क्वेश्चन किए थे तो पीडीएफ में एक न्यूमेरिकल आया था कि पोटेंशियल होता है कितना कार्य किया आपने किसी चार्ज को घुमाने में। तो मान लो किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक घुमाने में जो भी आप कार्य करते हो वो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कहलाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी वोल्ट में नापते हैं और पोटेंशियल भी वोल्ट में, एक ही बात है वो। तो यहाँ पे देखो, तो वर्क के लिए यूज करते हैं हम जूल और चार्ज के लिए हम यूज करते हैं कुलाम। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि पोटेंशियल का मात्रक क्या है, तो पोटेंशियल का यूनिट होती है वोल्ट। लेकिन वोल्ट अगर ऑप्शन में ना मिले तो 1 वोल्ट, और इसे किस में नापते हैं, वोल्ट में। तो 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल बटे कुलाम। 1 वोल्ट को आप 1 जूल बटे कुलाम भी कह सकते हैं। तो 17वें का आंसर होगा सी, जूल पर कुलाम। ठीक है, तो पोटेंशियल को हम नापते हैं वोल्ट में, उसकी एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम में पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट है। लेकिन अगर आपको वोल्ट नहीं मिला तो आप किस पर टिक लगा सकते हैं, जूल पर कुलाम्ब पे। क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क नापते हैं जूल में, चार्ज को नापते हैं कुलाम्ब में। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे ध्यान से करना, जल्दीबाजी में गलती मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड इन सेम यूनिट। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा का एक ही इकाई में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड इन द सेम यूनिट। तो किन्हें हम एक ही इकाई में नाप सकते हैं। जैसे ऑप्शन है, पहला है टेम्परेचर और मोल, दूसरा हीट और वर्क, तीसरा हीट एंड टेम्परेचर, चौथा है स्पेसिफिक हीट एंड हीट। तो ये बताना 18वें में आपको। अब यहाँ एक चीज देखना भाई, हीट को मैंने कहा था कि जूल में कैलोरी पर नापते हैं, वर्क को भी नापते हैं जूल में। तो वर्क के लिए, कार्य के लिए भी जूल, और हीट भी तो उसमें भी तो एक तरह की ऊर्जा ही है, इसे भी नापते हैं जूल में। तो ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे बच्चों ने डी लिख दिया, उनको गलत है। देखो, हीट और स्पेसिफिक हीट में बहुत फर्क है। अगर आप अभी 4 बजे वाली मेरी क्लास ले रहे हो डेली, तो स्पेसिफिक हीट का जो एसआई यूनिट है ना, इसका एसआई यूनिट होती है स्पेसिफिक हीट की जूल पर किलोग्राम केल्विन। ये मैंने क्वेश्चन कराया था, यूट्यूब पर डेली फ्री क्लास चलती है 4 बजे। तो जूल पर किलोग्राम केल्विन है, जबकि हीट का केवल क्या होता है, जूल। ठीक है, तो हीट के लिए हम जूल यूज करते हैं और स्पेसिफिक हीट के लिए जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, ना कि डी। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा रखा है, प्रूफ ही है, तो मैं केवल बस ये इसका आंसर देखेंगे हम। हाउ मैनी डाइन्स इन ए न्यूटन, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19। ये मैंने कहा था कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको मिल सकता है। हाउ मैनी डाइन्स इन ए न्यूटन, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं आपको बताना है। कीर्ति, आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं बार बार बोलता हूँ, पहले क्वेश्चन का नंबर लिखा करो, फिर ABCD लिखा करो। 10 बार बोल दी की बात। तो ये मैंने आपको क्लास में कराया था कि एक न्यूटन जो होता है ये 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो 1 2 3 4 5, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 1 न्यूटन इजकल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन।
10⁵ डाइन के बराबर। ठीक है। अच्छा, न्यूटन क्या है? फोर्स का मात्रक है एसआई सिस्टम में, एसआई, और डाइन क्या है? सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस। ठीक। तो ये हरियाणा में आया था क्वेश्चन कि फोर्स का, बल का सीजीएस प्रणाली में मात्रक क्या है? तो डाइन है, और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। अच्छा, उल्टा भी पूछ सकता है कि 1 डाइन में कितने न्यूटन होते हैं? तो 1 डाइन में होते हैं 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है। ये प्रूफ किया हुआ है क्लास में, तो सब बताने रहा हूं मैं अलग से। क्वेश्चन नंबर 20 करो। A rotational motion rotates a particle with a certain angle in a second. It is called the of particle. घूर्णन गति करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितने कोण से घूमता है उसे कण का क्या कहते हैं? देखो, मैंने आपको बताया था कि कोई कण 1 सेकंड में, कोई कण 1 सेकंड के अंदर जितना कोण, जितना एंगल घूम जाएगा वो उसकी कहलाएगी एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। अच्छा, 1 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा वो कहलाएगी लीनियर स्पीड, रेखीय चाल। तो रेखीय चाल क्या बताया था? उत्तम और धाकड़ को सही लिख रहे हैं आप। समझ में? अखिलेश, अखिलेश, विक्की, राहुल, ये पढ़ रखा हमने। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, when we tied a piece of stone with one end of the string then we have to put a strain on the string. This strain works as, जब हम किसी पत्थर के एक टुकड़े को डोरी के एक सिरे से बांधकर घुमाते हैं तो हमें डोरी पर तनाव लगाना पड़ता है। यह तनाव किसका कार्य करता है? देखो, इसने क्वेश्चन क्या कहा कि आपने एक पत्थर लिया, उसमें धागा बांध दिया। ठीक है। और जब बच्चे आप पत्थर को ऐसे घुमाते हो ना, तो पत्थर में, धागे में तनाव होना चाहिए। अगर बिल्कुल पत्थर ऐसे तार में अगर ऐसे हो रहा होगा तो क्या घूम जाएगा पत्थर? नहीं। तो कह रहा है कि जब आप किसी पत्थर में धागा बांध के ऐसे घुमाते हो तो धागे में जो तनाव होता है, धागे में जो टेंशन होती है, खिंचाव जो होता है, वो टेंशन किसका काम करती है? ये भी क्लास में मैंने कई बार एग्जाम्पल लिया है। तो ऑप्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। तो यू हैव 4 ऑप्शंस। तो शिव, राहुल, अमित, MS कुशवाहा, उत्तम, सोनम, रवि, राधा परमार का गलत है, रवि का भी गलत है। भाई, मैंने कितनी बार आपको बताया कि अगर किसी चीज को सर्कुलर मोशन में लेके आना है, किसी चीज को वृत्तीय गति में लेके आना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में कब आएगी? जब उसे सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल मिलेगा। और ये अभिकेंद्र बल आएगा कहाँ से? तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर आप किसी पत्थर में धागा बांध लेंगे तो धागे में आपको खिंचाव, एक टेंशन दिखेगी। यही खिंचाव, यही टेंशन जब आप पत्थर को घुमाओगे ना, तो यही खिंचाव सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल का काम करेगा। मैंने कहा था कि चांद धरती के चक्कर काट रहा है, तो चांद को पृथ्वी के चारों तरफ घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल चाहिए। वो अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा? जो पृथ्वी और चांद के बीच में ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उससे मिलेगा। तो कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में है तो सर्कुलर मोशन में आने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। और पत्थर में जब धागा बांध के घुमाते हैं तो धागे में जो खिंचाव होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल का काम करता है। तो आंसर होगा ए। ये मैंने क्लास में बताया था कई बार जब सर्कुलर मोशन पढ़ाया था। वो आपने शायद नहीं पढ़ा है या आपने ध्यान नहीं दिया, वो आपकी गलती है। सेंट्रीफ्यूगल मैंने कहा था कि जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में है तो बाहर की तरफ को जो फोर्स लगेगा वो होता सेंट्रीफ्यूगल, जो कि कपड़ों को सुखाने के लिए इंपॉर्टेंट है वॉशिंग मशीन में, जो कि दूध से क्रीम को अलग करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि दही से मक्खन को अलग करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी सर्कुलर मोड पे मुड़ते हैं तो आप बाहर की तरफ गिर पड़ते हैं, तो भी उसके लिए भी सेंट्रीफ्यूगल है। क्वेश्चन नंबर अब आएंगे 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 सीधा आप मुझे बिना ऑप्शन के आंसर बताना। ये क्वेश्चन कह रहा है 22वां कि मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज p, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। ये कह रहा है कि m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। इसने कहा कि एक वस्तु है, एक कण है, इसका द्रव्यमान तो है m और इसका संवेग, इसका मोमेंटम है p, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था गतिज ऊर्जा के 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर वो मोमेंटम की बात कर रहा है तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? यस उत्तम,
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था आपको, एक तो हाफ एम वी स्क्वायर अगर वो स्पीड की बात करे, और एक पढ़ाया था पी स्क्वायर अपॉन 2m अगर वो मोमेंटम की बात करे। अगर किसी कण का मोमेंटम संवेग p है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यानी इसके 22 में आंसर क्या आएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पी स्क्वायर अपॉन 2m कहाँ लिखा हुआ है, ये है आपका बच्चे ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 23। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है। तो बताओ इस साउंड की स्पीड मैक्सिमम कहाँ पर होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, ध्यान से करना ये, पिछला क्वेश्चन सबका ठीक था लगभग। ध्वनि आवाज तेज कहाँ चलेगी, एयर वाटर वैक्यूम स्टील, कहाँ पे तेज चलेगी। शिव, राहुल, अमित, अखिलेश, एमएस, उत्तम, राधा, रवि, एमएस, राजीव, रोहन, सूरज, राहुल, चंद्र प्रकाश, अमित। चलो यहाँ देखो सबका ठीक है। साउंड पूछ रहा है वो ध्वनि, तो साउंड की स्पीड ज़्यादा कहाँ होती है बच्चे, सॉलिड में। तो इन चारों में अगर हम देखेंगे तो सॉलिड क्या हमारे पास, स्टील, तो ये आंसर है। अगर वो पेपर में साउंड की जगह लाइट पूछ लेता, प्रकाश, अगर वो प्रकाश की बात करता तो फिर हमारा ऑप्शन क्या होता, वो लाइट की बात करता तो हमारा फिर ऑप्शन होता वैक्यूम। तो लाइट तेज चलती है वैक्यूम में और साउंड तेज चलता है सॉलिड में। तो बड़े ध्यान से पढ़ लेना कि पेपर में वो साउंड की बात कर रहा है कि लाइट की, हमेशा स्टील पर टिक मत लगा देना। साउंड है तभी तो बात मतलब सही है यहाँ पे, अगर सी हो जाता और प्रकाश लिखा होता तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है विच फिजिकल यूनिट इज ऑब्टेन्ड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ मैटर, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। तो संवेग को लिखते हैं हम पी से, वेग को लिखते हैं पी से। तो कह रहा है कि मोमेंटम और वेलोसिटी के रेशियो से क्या मिलेगा, संवेग और वेग का रेशियो क्या देता है। वैक्यूम की स्पेलिंग सही नहीं है वैसे तुम्हारी, और ना सूरज तुम्हारी ठीक है। वैक्यूम की स्पेलिंग मैंने कई बार बताई क्लास में, वैक्यूम की स्पेलिंग होती है VACWM। वैक्यूम की स्पेलिंग डबल यू वाली सही है, जो ये लिख रहे हैं ना वैक्यूम की स्पेलिंग उनकी गलत है, ये डबल सी वाली। देखो संवेग और वेग का अनुपात क्या देगा, आप सभी को पता है कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, नीचे क्या लिखा है वेलोसिटी, ये कट गए। तो संवेग और वेग के अनुपात से आपको मिलेगा मास यानी कि द्रव्यमान। तो 24 का हो जाएगा सी। संवेग और वेग का अनुपात, मोमेंटम और वेलोसिटी, मोमेंटम को नापते हैं हम एमवी में, अब मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एमवी, नीचे वेलोसिटी है ही। ठीक है, तो 24 का सही है, सिंपल था ये, कई बार हम पढ़ चुके क्लास में मोमेंटम का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है इन दोनों में से, बस आप दोनों स्टेटमेंट पढ़ो, बताओ कौन सी सही है। एक स्टेटमेंट कह रहा है कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक दर्पण की तरह एक चिकनी सतह से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहलाता है। ये कह रहा है कि अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो, चिकनी, बिल्कुल चिकनी सतह हो दर्पण के जैसी, तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा, इससे जो परावर्तन होगा, इस परावर्तन को हम कहेंगे नियमित परावर्तन, पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा कह रहा है कि द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। तो बताओ दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, पहली दूसरे की दोनों, कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको बताना है।
बिल्कुल सही सबका। दोनों स्टेटमेंट सही, दोनों इजी स्टेटमेंट है। देखो अगर बिल्कुल चिकनी सतह है उससे जो परावर्तन होता है वो कहलाता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका एक नाम और बताया था मैंने आपको, स्पेक्यूलर रिफ्लेक्शन कहते हैं इसे हम, स्पेक्यूलर रिफ्लेक्शन। और रेजिस्टेंस को तो हम ओम में नापते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन में से एक था आज के ये। तो हमारा क्या होगा इसका कि दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इसमें आपको बताना है दो स्टेटमेंट है, इसमें कौन सी सही है। 26 में 26 में कह रहा है हमारे से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है इसने कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम है। दूसरा कहा कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जूल, वैद्युत धारा की एसआई इकाई जूल है। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। 26 थोड़ा ध्यान से करना। आपको पता कि पहला ही सही है भाई। साउंड की स्पीड पूछता है तो सॉलिड में ज़्यादा, लाइट की पूछता है वैक्यूम में ज़्यादा, बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। दूसरे में कह रहा है कि करंट की यूनिट जूल है, गलत है। करंट को तो हम एम्पियर में नापते हैं, जूल तो वर्क के लिए एनर्जी के लिए होता है, हीट के लिए। तो केवल स्टेटमेंट ओनली वन सही है, बाकी गलत है। अगला करो। 1 फुट इज इक्वल टू, 1 फुट किसके बराबर होता है। आपको पता है कि 1 फुट बराबर होता है, ये रटना है, 30.48 सेंटीमीटर के बराबर। तो 27 का हो गया डी। ठीक है, तो ये आंसर की के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक पीडीएफ में अभी हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है, ये डलवा देंगे। पहले इससे बाहर आते हैं एक बार, बैक हो जाएगा, एग्जिट फुल। ठीक, हाँ कुछ तो क्वेश्चन तो सेम सही है इसमें। चलो एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 1 दूसरी पीडीएफ का। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। ये मैंने क्लास में पूछा भी था आपसे कि किलोवाट घंटा किसका यूनिट है, आपको बताना है। 1 किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। सही है राहुल तुम्हारा बिल्कुल बात। बिल्कुल सही है। अभी देखो किलोवाट घंटा मैंने आपको बताया था कि किलोवाट घंटा एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट होता है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि बहुत सारे बच्चे वाट देकर बहक जाते हैं, उन्हें लगता है कि वाट है तो पावर की यूनिट होगी। नहीं, यहाँ पे खाली वाट नहीं, साथ में घंटा भी लिखा है। तो वाट में जब घंटे की मल्टीप्लाई होती है तो एनर्जी बन जाता है ये। तो क्लास में प्रूफ भी किया था मैंने कि 1 किलोवाट घंटा एनर्जी की यूनिट है। तो आप इसे वर्क पावर एनर्जी में इसका प्रूफ देख लेना, ठीक है। आपको पढ़ा रखा था इसलिए बार बार हम एक ही चीज को नहीं करेंगे। अगला है कि पारसेक इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ, पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक होता है बच्चे बहुत ही लंबी दूरी नापने काम आता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, खगोलीय दूरियां नापने काम आता है, बड़ी बड़ी दूरी नापने काम आता है, ठीक है। जैसे कि एक पारसेक जो होता है, एक पारसेक जो होता है ये लगभग 3.21 लाइट ईयर के बराबर है, यानी कि प्रकाश वर्ष से भी 3.12 गुना ज्यादा। 1 पारसेक होता है 3.21 लाइट ईयर के बराबर। तो पारसेक बहुत ही लंबी दूरियां नापने काम आता है, ठीक है। ये रटने वाली चीजें हैं एक दो। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन देखो आपकी क्लास में आज आ चुका शुरुआत में ही, तो ये मैं फटाफट करूंगा। इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम यूनिट, किसके समान मात्रक हैं। तो आपको नहीं, ये आया नहीं है, ये करो तुम। वो दूसरा क्वेश्चन था, इसके ऑप्शन अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करना एक बार, बताना इनमें से किन के यूनिट मात्रक सेम है। तीसरा बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा, पहले दो क्वेश्चन तो ऐसे ही थे। राजू, अखिलेश, राहुल बघेल, अमित सिंह, करो सब।
देखो बच्चे, वर्क को नापते हैं हम जूल में, पावर को नापते हैं हम वाट में, तो पहला ऑप्शन तो सेम नहीं हो सकता। टॉर्क को नापते हैं हम न्यूटन मीटर में, टॉर्क का फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने आपको, बल आघूर्ण का, आर एफ साइन थीटा, तो फोर्स के लिए न्यूटन, दूरी के लिए मीटर, तो न्यूटन मीटर बन गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था मैंने आपको, क्या होता है, आई से लिखते हैं एम आर स्क्वायर, तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, तो ये न्यूटन मीटर है, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, जड़त आघूर्ण, तो ये भी सेम नहीं है। अच्छा, वर्क को हम नापते हैं जूल में और इस टॉर्क को नापते हैं न्यूटन मीटर में, लेकिन आपको मैंने एक चीज बताई थी कि 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर, सी ऑप्शन सही है। कैसे आया था ये, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, तो फोर्स के लिए न्यूटन, विस्थापन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, वर्क को नापते हैं हम जूल में, तो 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर भी है, और टॉर्क को भी न्यूटन मीटर में नापते हैं, तो वर्क और टॉर्क दोनों की मैंने आपको प्रूफ भी किया था लास्ट क्लास में, इनके डायमेंशन भी सेम है, वर्क और टॉर्क की, और इनकी यूनिट भी सेम है, वर्क और टॉर्क, कार्य और बल आघूर्ण, तो सी ऑप्शन ठीक है इसका। पिछली क्लास में बता रखा तुम्हें ये। पांचवा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वैद्युत कंडक्टिविटी यानी विशिष्ट चालकता, वैद्युत विशिष्ट चालकता का मात्रात्मक इकाई क्या है। देखो, आपको मैंने बताया था बच्चे, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बताया था, ये होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेजिस्टिविटी का उल्टा। तो विशिष्ट जो चालकता होती है, विशिष्ट चालकता, ये बराबर होती है 1 बटे प्रतिरोधकता के, प्रतिरोधकता के। और आपको पता है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, तो ओम को ऊपर लेके चले जाओ तो हो जाएगा ओम इनवर्स, नीचे मीटर छोड़ दो, और ओम इनवर्स को हम क्या कहते हैं, महो, तो इसका मात्रक हो जाएगा महो पर मीटर, महो पर मीटर, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महो पर मीटर। ये मैंने लिखवा रखा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, रेजिस्टेंस को नापते हैं हम ओम में, प्रतिरोध को नापते हैं ओम में, रेजिस्टिविटी को नापते हैं ओम मीटर में, और कंडक्टिविटी होती है महो पर मीटर, तो सारी यूनिट याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी है, जिन्होंने महो पर मीटर लिखा उनका सही है। ओम मीटर किसके लिए है, ओम मीटर होता है रेजिस्टिविटी के लिए, ओम किसके लिए होता है, रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, महो पर मीटर सही आंसर है ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, आपको बताना है इनमें से कौन से स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एक अदिश राशि नहीं है, ये बताओ, 6 बताओ। एमएस कुशवाहा कह रहे हैं बिल्कुल लिखाए हैं सर, ठीक है, लिखवाया तो है ही। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। देखो, आपको पता है बच्चे कि वर्क मैंने आपको बताया था आज एक अदिश राशि है, कार्य, टाइम भी, वॉल्यूम भी, लेकिन जो बल आघूर्ण है टॉर्क, इसे लिखते हैं हम ऐसे, एक सदिश राशि है, और इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको, एक सेकंड, ठीक है, तो इसका ये होता है सदिश राशि, इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको मैंने, आर क्रॉस एफ लिखो या आर एफ साइन थीटा लिखो, क्योंकि जब क्रॉस हटता है तो साइन आ जाता है, ये भी बताया था ना आपको। तो ये टॉर्क जो है बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बच्चे कह रहे सारे क्वेश्चन इजी से लग रहे हैं क्योंकि सारी चीजें पढ़ा रखी है ना, तो पढ़ने के बाद क्वेश्चन करते हो ना, उसका एक अलग ही मजा है। क्वेश्चन नंबर 7, 1 नैनोमीटर इज इक्वल, तो ये आज ही जिक्र हुआ था इसका कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर है, ये बताओ। राहुल बघेल कह रहे हैं सारे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं अब सर जी। अब तुम खतरनाक हो चुके हो। अब 1 नैनोमीटर हमने बताया आपको, 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर के बराबर।
1 नैनोमीटर है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया नहीं है थ्योरी क्लास में। इसे बताना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जर्क, भौतिक राशि जर्क की इकाई क्या है? जर्क बताओ, जर्क की यूनिट क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे सब बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है। एक पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर। कौन पूछ रहा है? MS कुशवाहा। एक पिकोमीटर 10⁻12, नैनो 10⁻⁻9, माइक्रो -6, मिली 10⁻⁻3, एंगस्ट्रोम 10⁻⁻10, फर्मीमीटर 10⁻⁻15। देखो जर्क क्या होता है बच्चे, जैसे आपने एक चीज पढ़ी थी, स्पीड, चाल। तो स्पीड क्या थी बच्चे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। फिर हमने पढ़ा था वेलोसिटी, वेग। वेलोसिटी क्या थी बच्चे? विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पढ़ा था। तो वेलोसिटी थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर मैंने आपको पढ़ाया था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या था? वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ टाइम के साथ। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ समय के साथ, वो एक्सेलरेशन था। लेकिन जर्क क्या होता है? जर्क का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन में कितना चेंज हुआ टाइम के साथ। तो चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, त्वरण परिवर्तन बटे समय, यानी कि त्वरण परिवर्तन की दर। तो जर्क का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन, त्वरण में कितना चेंज हुआ समय के साथ। त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु की स्पीड प्रत्येक सेकंड कितनी घट रही है, कितनी बढ़ रही है। मान लो किसी वस्तु की स्पीड प्रत्येक सेकंड 5 बढ़ रही है, तो उसका एक्सेलरेशन फिक्स हो गया कि प्रत्येक सेकंड स्पीड 5 बढ़ी, या प्रत्येक सेकंड स्पीड 9.8 बढ़ी, एक्सेलरेशन फिक्स। लेकिन अगर वस्तु की स्पीड कभी 3 बढ़ रही, कभी 5, कभी 8, कभी 9, यानी वस्तु का एक्सेलरेशन फिक्स नहीं है। तो किसी वस्तु के एक्सेलरेशन में, त्वरण में कितना चेंज आया समय के साथ, वो होता है जर्क। तो एक्सेलरेशन को नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, नीचे टाइम है, टाइम को नापते हैं सेकंड में। तो जर्क की यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड क्यूब। तो मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन के लिए, और मीटर पर सेकंड होता है स्पीड या वेलोसिटी के लिए, और मीटर पर सेकंड क्यूब किसके लिए होता है? ये आपको चल गया जर्क। जर्क क्या है? कि त्वरण में कितना परिवर्तन हुआ समय के साथ। तो आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, त्वरण परिवर्तन की दर को, त्वरण परिवर्तन की दर को जर्क कहते हैं। त्वरण परिवर्तन की दर को जर्क कहते हैं। इंग्लिश में लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क। तो रेट का होता है समय से भाग करना, दर का मतलब होता है समय से भाग करना। तो रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में कितना चेंज हुआ समय के साथ, वो आपका जर्क है। अरे भूख लग रही है भाई MS कुशवाहा को। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, बाकी कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सदिश राशि नहीं है, ये बताओ। हाँ। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, फिर मेरी क्लास भी है 2:30 बजे से, 5-7 मिनट का ब्रेक चाहिए। एक्सेलरेशन आपको पता है बच्चे वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक सदिश राशि है, वेलोसिटी भी सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, तो वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, और फिर उसके बाद में कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट कुछ चीज़ें खत्म करने की। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।